ये है कि इस कत्ल खाने को बंद कराओ, फिर उसके बाद और जो कत्ल खाने चल रहे हैं उनको बंद कराओ, फिर विदर्भ के सबको बंद कराओ, फिर महाराष्ट्र के बंद कराओ, फिर पूरे देश के बंद कराओ। और अगर आपने ये कत्ल खाना बंद करा लिया तो रास्ता खुल जाएगा बाकी सब कत्ल खानों के बंद होने के लिए। अब इसको बंद कराने के लिए आपको एक आधार तो मैंने समझा दिया कि आप इसको क्यों बंद कराना चाहते हैं। धार्मिक रूप से जरूरी है, आर्थिक रूप से जरूरी है, सांस्कृतिक रूप से जरूरी है, हमारे मान्यताओं के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम बंद कराना चाहते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो बंद कराने का, तो तब से सबसे आसान तरीका यह है कि जिन निर्बुद्धि लोगों ने, कुबुद्धि लोगों ने ये बनाने का फैसला किया, इनकी बुद्धि बदलने का काम। मैंने आपसे कहा ना, तुलसीदास ने कहा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सारी लड़ाई मन में होने वाली है, बुद्धि से होने वाली है। इसमें हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, डिशुम डिशुम करने की भी जरूरत नहीं, बुद्धि से होगी ये सारी लड़ाई। बुद्धि उनकी फिर गई। 1992 में उन्होंने प्रस्ताव कर लिया यहाँ एक नया कत्ल खाना होना चाहिए। उस फिरी हुई बुद्धि को फिर सीधे ले आओ कि भाई 1992 में प्रस्ताव हुआ है तो वो वापस भी लिया जा सकता है। संसद ने बड़े बड़े प्रस्ताव किए हैं, वापस हुए हैं, तो ये नगर पालिका क्या है, ये भी प्रस्ताव करेगी, वापस ले लेगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये प्रस्ताव वापस लाएं तो इसके लिए कौन निमित्त बनेंगे? इसके लिए निमित्त बनेंगे इस नगर पालिका के नगर सेवक। इस नगर पालिका में लगभग 80-84 नगर सेवक हैं। इनकी बुद्धि को पलटने का काम करना है। आप जो है पूरी ताकत से लग जाइए तो अगले 8-10 दिन में इनकी बुद्धि पलट जाएगी। इनकी बुद्धि इतनी तीखी नहीं है कि ना पलटे। मुझे तो कभी लगा कि उनमें बुद्धि है क्या, इसलिए ज्यादा आपको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा आप बात करेंगे उतने में ही पलट जाएंगे। और वो पलट कैसे जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले जो अटल जी कह रहे थे कि जब पता चला हमको कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये बात जब नगर सेवकों से की गई तो उन्होंने आश्चर्य किया, उनको मालूम ही नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है। सांसद को मालूम नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, विधायकों को मालूम नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, की सरकार को भी नहीं मालूम होगा यहाँ कुछ हो रहा है। मालूम किसको है? तात्कालिक जो अधिकारी है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ ठेकेदार है, वही जानता है कि क्या हो रहा है, बाकी किसी को मालूम नहीं है। अब जब मालूम नहीं है तो बुद्धि बदलना और आसान है। मालूम हो तो थोड़ा तकलीफ आएगी, बिना मालूम को तो और आसान है बदलना। तो आप एक छोटे से काम पे लगिए कल से कि जितने भी नागरिक यहाँ हैं, भाई हो या बहन, छोटी छोटी टीम बनाइए, 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं की, और सारे नगर सेवकों के पास अगले 7 दिन में जाइए और हर नगर सेवक से एक ही बात करिए कि तुम भारतवासी हो? हाँ। भारतीयता में मानते हो? हाँ। तो भारतीयता की परिभाषा क्या है? वो कहेगा जी ये नहीं मालूम, इतना मालूम है कि मैं भारतवासी हूं क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है। और ये इसलिए भी कहेगा कि मैं भारतीयता को मानता हूं क्योंकि अंग्रेजियत को मानता है, ये कहने की हिम्मत नहीं है। और अगर है तो अम्बा नगरी में रह नहीं पाएगा। तो इतना तो कहेगा मैं भारतीयता को मानता हूं। तो कहो कि भारतीयता की सबसे पहली प्राथमिक जो स्थापना है वो है जियो और जीने दो, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं रहेगा। अगर तुम किसी को मारोगे तो तुमको कोई मारेगा। तो ये पशुओं की हत्या होगी तो इसका पाप तुम्हारे सिर चढ़ेगा, लेने को तैयार हो? वो जो एक पुरानी कहानी है ना, एक डाकू हुआ करता था जो लोगों के सिर काट काट के अपना जीवन चलाया करता था। एक बार एक साधु आए, उन्होंने पूछा तुम रोज ये सिर काट के अपना जीवन चलाते हो, तुम्हारी पत्नी को पूछा इस पाप में वो भागीदार है? उसने कहा मैंने तो कभी नहीं पूछा, जाओ पूछ के आओ। वो गया अपनी पत्नी के पास कि मैं रोज परिवार चलाने के लिए रोज रोज सिर काटता हूं, तुम मेरे इस पाप में भागीदार हो? पत्नी ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं भागीदार नहीं। तो बेटे को पूछा तुम भागीदार हो? बेटे ने कहा मैं भी नहीं हूं। बेटी को पूछा, वो भी नहीं है। उसका दिमाग फिर गया, वो वापस साधु के पास आया, वो तो कहते हैं भागीदार नहीं है। तो साधु ने कहा फिर तुम इस पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो? यही बात आप नगर सेवकों को पूछो। तुम्हारी पत्नी को पूछा है ये कत्ल खाना चलेगा, इसका पाप हमारे सिर पे पड़ेगा, तो इसकी भागीदारी करेगी तुम्हारी पत्नी? वो कहेगा नगर सेवक नहीं करेगी। तो फिर तुम किस पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो? 1 मिनट में समझ में आएगा उसको। फिर उसके बेटे को पूछ लो, बेटी को पूछ लो। और आपने वो जो छोटी सीडी बनाई है ना, वो सीडी लेके जाओ और ये नगर सेवकों के बीवी बच्चों को पहले दिखाओ, तो देखो किस महापाप के भागीदार तुम्हारे पति होने जा रहे हैं, ये देख लो पहले।
और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो आदमी होता है ना, बड़ा विचित्र होता है। इसका स्वभाव जरा समझने की कोशिश करो। ये घर के बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, घर के भीतर सीधे जाता है। ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है। ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी शास्त्र में भी नहीं पढ़ा। मैं भारत के आदमी की तुलना सांप से करता हूं। सांप जो होता है ना, सांप अपने बिल के बाहर कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन जब बिल में घुसेगा तो बिल्कुल सीधा घुसेगा। वही भारतीय नागरिक की आदत है। वो घर के बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा करेगा, लेकिन घर में एकदम सीधा घुसेगा। माने बीवी बच्चों के सामने टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, आए बाएं शाएं नहीं करेगा। तो ये नगर सेवकों के बीवी बच्चों को पकड़ के उनके साथ ये दिखाने का काम करो, फिर देखो आप कितनी जल्दी सफलता पाओ। आप अगर इसके नगर पालिका के 50, 55, 60 नगर सेवकों के बीवी बच्चों को वो सीडी दिखा दो कि कत्ल खाना होता क्या है, वो समझते ही नहीं है कत्ल खाना होता क्या। वो जानते हैं कि ऐसे ही कुछ कत्ल वतल हो जाता होगा जैसे दुकानों में होता। जब उनको आंखों से दिखाई दे जाएगा कि कितना अत्याचार होता है, कितना पापाचार होता है, आत्मा उनकी पिघल जाएगी, हृदय बदल जाएगा, और फिर वो जो दबाव डालेंगे वो आपका सबसे बड़ा काम करेगा। और ये काम मैंने किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। कुछ साल पहले हमने पंजाब में डेराबस्सी का कत्ल खाना बंद कराया था। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और उसको बंद कराने का यही सबसे आसान काम हमने किया। जितने एमएलए हैं पंजाब विधानसभा के, हरियाणा विधानसभा के, उनके बीवी बच्चों को जा जाके हमने ट्रेनिंग दिया, उनका दिमाग बदला, और उनके बीवी बच्चे सीधे रास्ते पे आए तो उनके पति सीधे रास्ते पे आए। विधानसभा ने जिसको प्रस्ताव पारित करके बनवाया, उसी विधानसभा ने प्रस्ताव वापस किया। जमीन किसानों को वापस गई, कत्ल खाना बंद हुआ। अब वहां खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है। तो वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। और वहां थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो विधानसभा के स्तर का मामला था, यहां थोड़ा आसान है क्योंकि नगर पालिका का मामला। तो कल से आप जो काम में लगना है वो ये 2-2, 3-3 के ग्रुप बनाइए, यहाँ के नगर सेवकों के घर में जाइए, वो छोटी सी सीडी उनको दिखाइए, कत्ल खाने का मतलब क्या होता है उनको समझाइए, कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, कितना धार्मिक नुकसान हो रहा है, कितनी सांस्कृतिक तकलीफें आएंगी वो उनको बताइए। और सबसे पहला सवाल, इस पाप के भागीदार आप बनेंगे अगर ये कत्ल खाना चलेगा, क्योंकि इन जानवरों की मूक आत्मा जब चीत्कार करेगी तो इसके पाप की गठरी आपके सिर बंधेगी सबसे। और इस पाप की गठरी हमारे सिर बंध रही है। हमारे देश के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मदन मोहन बजाज, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जितने ज्यादा जानवरों का कत्ल होगा उतने ही ज्यादा सुनामी भूकंप आएंगे इस देश में, क्योंकि जानवरों की आत्मा जो चीत्कार करेगी वो खाली नहीं जाने वाली है। वो आपने सुना है, मरे हुए चमड़े की आह से आग भी भस्म हो जाती है, लोहा भी भस्म हो जाता है। तो जिंदा जानवर की चमड़े की आह तो क्या क्या नहीं कर सकती। तो ये बात अगर इनके समझ में आ जाएगी तो मैं मानता हूं कि 19 तारीख को जो सभा होने जा रही है नगर पालिका की, इस सभा में ये प्रस्ताव उलट जाएगा। और अगर प्रस्ताव उलट जाए तो हमारी एक हिस्से की जीत होगी। आगे हिस्से के लिए काम फिर शुरू करना पड़ेगा कि जो बाकी कत्ल खाने यहाँ चल रहे हैं उनके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। संत तुकडोजी महाराज की नगरी, संत गाडगे बाबा की नगरी में कत्ल खाना चले, ये हमें मंजूर नहीं है। अंबा नगरी में कत्ल खाना चले, ये मंजूर नहीं है, क्योंकि अंबा नगरी अच्छे काम करने के लिए है, खराब काम करने के लिए नहीं है। मगर नगर पालिका है तो वो भी अच्छे काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए। उसके आगे के भी रास्ते हैं। अगर ये कत्ल खाना बंद करने की और प्रस्ताव को वापस लेने की नगर पालिका कोशिश ना करे तो हमारे पास दूसरा रास्ता। अगर नगर पालिका ने भी अंशदान किया है तो भारत की सरकार को नगर पालिका के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दो कि अगर झारखंड और गोवा की सरकारें संविधान विरोधी काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पा सकती हैं, तो ये सरकारें जो इतने साल से संविधान विरोधी काम कर रही हैं, इनको लताड़ क्यों नहीं होनी चाहिए। तो वो दूसरा रास्ता, और वो दूसरा रास्ता इतना ताकतवर है कि मुकदमा आप लड़ेंगे और जीत गए तो भारत के सब कत्ल खाने एक साथ बंद हो जाएंगे। तो वो और भी बड़ा पुण्य का काम होगा। ये जो करेंगे ये तो छोटा पुण्य है, जब सारे कत्ल खाने बंद होंगे तो बहुत बड़ा पुण्य है। और ये जान लीजिए
कि हिंदुस्तान में कत्ल खानों को बंद कराने के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा उसको पूरे समाज का समर्थन मिलेगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या पारसी, क्या बौद्ध, सबका समर्थन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में पहले भी कत्ल खानों के खिलाफ जितने आंदोलन हुए हैं सभी में समाज का समर्थन एक साथ रहा है। आपको इतिहास की एक पुरानी घटना सुनाता हूं। 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति की शुरुआत का बिंदु जानते हैं क्या था? क्रांति की शुरुआत का बिंदु था कत्ल खाना। मंगल पांडे नाम का एक क्रांतिवीर, उसको जिस दिन पता चला कि अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते समय जो कारतूस मुंह से खोलकर बंदूक में लगाना पड़ता है उसमें गाय की चर्बी मिली हुई होती है, उसी दिन मंगल पांडे का दिमाग घूम गया। उसने कहा मैं जिंदगी में हमेशा गाय को मां मानता आया हूं, उसकी चर्बी लगाए हुए कारतूस को मुंह से खोलूं ये मेरे लिए महापाप है, मैं इसका भागीदार नहीं हो सकता। तो जो ऑफिसर उसको आदेश दिया कारतूस मुंह से खोलने का, उसी ऑफिसर को गोली मार दिया था मंगल पांडे, और वहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। माने भारत की आजादी की लड़ाई शुरू यहां से हुई। आजादी की लड़ाई में बीज जो था वो पशु रक्षा का था। आजादी लाना पशु रक्षा के बेस पर संभव हुआ। और दूसरी जानकारी दूं कि जब आजादी का आंदोलन पूरे देश में चला, उसी के साथ साथ पशु रक्षा का आंदोलन भी चला इस देश में। गांव गांव में गोरक्षण सभाएं बनी, गोरक्षा समितियां बनी। 7,32,000 गोरक्षा समितियां इस देश में बनी 1857 से 1894 के बीच में। 7,32,000 समितियां बनने का मतलब भारत की हर गांव में एक गोरक्षण समिति, और एक गोरक्षण समिति में कम से कम 5 से 7 नागरिक, अधिक से अधिक तो सैकड़ों की संख्या। और वो नागरिक गाय बचाने के लिए जीवन देने को तैयार, जानवरों को बचाने के लिए जीवन देने को तैयार। और अंग्रेजों की सरकार उस समय सबसे ज्यादा कत्ल खाने चलाती थी, सबसे ज्यादा गाय काटती थी। अंग्रेजों की सरकार ने 350 कत्ल खाने चलाए थे। हर दिन 30,000 गाय का कत्ल इस देश में होता था। उसका मांस अंग्रेजों की सरकार और अंग्रेजी की फौज खाती थी। वो गाय को बचाने के लिए इस देश में गोरक्षा आंदोलन हुआ, बाद में वही आजादी के आंदोलन में बदल गया और उसी आंदोलन ने इस देश को आजाद करा। माने इतिहास भी हमारा यही है कि गोरक्षा के नाम पर, पशु रक्षा के नाम पर पूरा समाज उद्वेलित होता है और एक साथ खड़ा हो जाता है। तो आप अगर ये पशु रक्षा का आंदोलन, गोरक्षा का आंदोलन करेंगे, पूरा समाज आपके साथ आएगा। और पूरा समाज अगर किसी एक बिंदु पर एक साथ आ सकता है तो वो यही बिंदु है, बाकी कोई बिंदु मुझे दिखाई नहीं देता इस देश में। भाषा के सवाल पर, प्रांत के सवाल पर, जातियों के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर, किसी भी सवाल पर पूरा समाज एक साथ नहीं आ सकता। एक ही सवाल पर आ सकता है, पशु रक्षा, गोरक्षा। अगर इस पर पूरा समाज एक साथ आता है तो समाज को एकजुट भी किया जा सकता है। और समाज जब एकजुट होकर लड़ता है तो कोई सरकार की ताकत नहीं है कि समाज को डिगा सके। जिस दिन आप सरकार के सामने मजबूती से सामूहिक रूप से खड़े हो जाएं, सरकार तो आपके सामने सरेंडर कर देगी और आप जो कहोगे वो करने को तैयार है। सरकार तो कुछ नहीं है, हमारे बिठाए हुए प्यादे हैं। जिस दिन हम चाहें इनको सरेंडर करा सकते हैं, बस हमारी सामूहिक ताकत एक होने की जरूरत है। तो वो सामूहिक ताकत का प्रदर्शन एक बार अमरावती में हो जाए तो फिर पूरे विदर्भ में होगा, फिर पूरे महाराष्ट्र में होगा, फिर पूरे देश में होगा। आप ये मानकर अभियान शुरू करिए, और ये मानकर अभियान शुरू करिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक काम है, धार्मिक काम है, सांस्कृतिक और सभ्यतागत काम है, और ये आपका काम नहीं है, ईश्वर का काम है। आप सिर्फ निमित्त हैं जो आपको उसने चुना है कि तुम ये काम करो। हम धन्यवाद करें ईश्वर को, हम अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि ईश्वर ने हमको चुना है। जो हमारे दिमाग में ये बात आई है और वो बात हमारे दिमाग से निकलकर अमरावती के लाखों दिमागों में पहुंचे, और अमरावती से विदर्भ में पहुंचे और पूरे देश में पहुंचे। शायद ऐसी ही कोई इच्छा ईश्वर की है, और आने वाले समय में कोई एक नया इतिहास अमरावती लिख दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। पहले अमरावती ने कुछ इतिहास लिखा है, आने वाले समय में ये भी इतिहास हो सकता है। इतना ही मैं आपको आज कहने के लिए आया
कि इस पशु रक्षा के अभियान को आपने जो शुरू किया है इसको कल से और तीव्र करिए, नगर सेवकों के घरों में जाइए, उनके घर वालों को समझाइए और 19 तारीख के लिए तैयारी करिए। और 19 तारीख को यहाँ जो प्रदर्शन रखा है नगर महापालिका के सामने, उस प्रदर्शन में पूरी ताकत से अधिक संख्या में इकट्ठे होइए। 17, 18, 19, 30 दिन 3 दिन काम चलेगा। लाक्षणिक कुपोषण का कार्यक्रम है, 17 से शुरू होगा, 19 को खत्म होगा। तो 17 को, 18 को और 19 को तो सबसे बड़ी संख्या में, क्योंकि 19 को ही नगर महापालिका की सभा है और उसी सभा में ये फैसला होना है प्रस्ताव वापस होने का। तो ये जो प्रस्ताव वापस होने का फैसला होना है ये 19 तारीख को है, इसलिए उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हाजिर रहें और आपके साथ आपकी धर्मपत्नी रहें, आपकी बेटियां रहें, आपकी बहनें रहें, आपकी पड़ोसी माताएं रहें, क्योंकि इस कार्य में मैं आपको निवेदन कर दूं कि माताएं बहनें जितना कर सकती हैं उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पशुओं से जितना लगाव उनका होता है उतना किसी का नहीं होता। तो आप घर की माताओं बहनों को कहेंगे वो सहर्ष अपने सब काम छोड़कर आ जाएंगे, इस काम के लिए तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो माताओं बहनों को साथ में लाइए, आप भी साथ में रहिए और सब धर्म के, सब जाति के, सब पंथ के, सब संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करिए, क्योंकि कोई भी धर्मशास्त्र जानवरों की हत्या करने का आदेश नहीं देता। कम से कम भारत में लिखा गया और भारत में पढ़ा गया, भारत में माना गया, भारत की मान्यता पर बना हुआ कोई भी धर्मशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। तो मैं मानता हूं सभी संप्रदाय, सभी धर्म आपके साथ आएंगे और जो सामाजिक लोग हैं, जो दूसरे काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनको भी साथ में जोड़िए, वो भी आपके साथ आएंगी और ये लड़ाई में आप जरूर जीतेंगे अगर आप संकल्प के साथ लड़ेंगे। आप लड़ेंगे जीतने के लिए, ये मानकर चलेंगे तो आप आधी लड़ाई तो कल ही जीत जाएंगे जिस दिन आप तय कर लेंगे, और आधी लड़ाई उस दिन जीत जाएंगे जिस दिन ये प्रस्ताव वापस हो जाए। हारने का कभी सोचिए मत, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं जो इसमें हारने लायक हो। तर्क बहुत सारे आएंगे। एक तर्क ही आएगा, जी जानवर बूढ़े हो गए क्यों नहीं काटा जाए। तो जो भी ये सवाल पूछे आपसे कि जानवर बूढ़े हो गए तो क्यों नहीं काटा जाए, तो उससे कहना कि तुम्हारे अम्मा बाप भी बूढ़े हो गए, उनको भी काट लो फिर। क्योंकि जानवर बूढ़े हो गए, अगर उनको इसी तर्क से काटना है तो तुम्हारे माँ बाबूजी भी बूढ़े हो गए, आई बड़े भी बूढ़े हो गए, उनको भी काट लो। कोई लोग मुझे तर्क देते हैं गाय दूध नहीं देती तो क्या, तो आई भी दूध नहीं देती थोड़े दिन के बाद। तो गाय तो कम से कम 15-17 साल दूध पिलाती, आई तो 3 साल से ज्यादा नहीं पिलाती, तो क्या करें, आई को भी काटें। अगर यही तर्क है कि जानवर बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं करने लायक हैं, तो हमारे आई वड़ील भी थोड़े दिन में बूढ़े हो जाते हैं, वो भी काम करने लायक नहीं है, उनको काटें क्या। तो चुप हो जाएगा सामने। और फिर उनको यह समझाने की जरूरत है कि कोई भी जानवर का हिसाब सिर्फ दूध से नहीं लगाया जाता, वो और भी बहुत कुछ ऐसा करता है जो दूध से ज्यादा महत्वपूर्ण होता। मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान की खेती 6.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन साल में देती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जानवरों के पेट से निकले हुए उस खाद का है जो कोई कारखाना नहीं बना सकता। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जानवरों के मूत्र से कई तरह की औषधियां बनती हैं, दवाएं बनती हैं, वो उनका सबसे बड़ा सहयोग है। सिर्फ दूध ही नहीं है, दूध के आगे भी बहुत कुछ है। तो ऐसे कुतर्की लोग मिले तो उनको सीधा जवाब दीजिए, और कुतर्कियों को जितना अच्छे से जवाब देते जाएंगे उतना वो आपके साथ होते चले जाएंगे। तो आपके सामने ऐसे लोग आएंगे, उनको जवाब देने के लिए तैयार रहिए। और ये लड़ाई मैंने आपसे कहा बुद्धि से लड़ी जाएगी, दिमाग से लड़ी जाएगी, हाथ पैरों से नहीं लड़ी जाएगी। इसलिए इसकी पूरी व्यूह रचना भी उसी हिसाब से करिए। जहां जहां आपको संभावना है वहां वहां आप घुसपैठ करिए। सबसे पहले नगर सेवकों के परिवारों में, महापौर के परिवार में, यहाँ के पालक मंत्री के परिवार में, फिर इस शहर के उन लोगों के परिवार में जो कत्ल खाने का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करने को तैयार हैं, उनके परिवार में। धीरे धीरे आप विजयी होते चले जाएंगे, क्योंकि आपके दुश्मन कमजोर होते चले। उनके पास आपके खिलाफ एक भी तर्क नहीं, उनके पास आपके खिलाफ एक भी लॉजिक नहीं, एक भी ऐसा तर्क नहीं है जो किसी के गले में वो उतार सके। वो कहेंगे जी इतना पैसा खर्च हो गया, पैसा खर्च हुआ तो क्या, हिंदुस्तान में रोज करोड़ों रुपए बर्बाद होता है। हमारे देश की संसद जब काम नहीं करती है तो हर रोज का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है। तो ये नहीं जा रहे, आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए दबने की जरूरत नहीं है।
डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ऑफेंसिव होकर काम करिए, विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ अपनी बात कहिए, कमजोर होकर कहने की कोई जरूरत नहीं, और सबको साथ लेके चलिए। ईश्वर चाहता है, शायद मैं ऐसा मानता हूं, ईश्वर की इच्छा है ये कि ये काम हम लोगों के हाथों हो, क्योंकि उसने हमको निमित्त बनाया है और इसी एक निमित्त के साथ हम यहाँ सब जुड़े हैं। तो जरूर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो भी भरपूर मदद करेगा, और ईश्वर हर उसकी मदद करता है जो ईश्वर के रास्ते पे चलने का प्रयास करता है। हम सब उसी रास्ते पे चलने के प्रयास में लगे हैं, इसलिए ईश्वर जरूर मदद करेगा। ऐसी कामना और शुभकामना के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि कल सवेरे से ही इस अभियान को जिस गति से चल रहा है उससे भी दूनी गति से चलाएं और अगले 19 तारीख तक इसका कोई परिणाम जरूर लेके आए। परिणाम नहीं आए तो उसके आगे की रणनीति बनाने की और उसके साथ चलने की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश आप करें, मैं भी करूंगा, हम सब मिलकर देखेंगे उसके आगे क्या करना है। धन्यवाद। जैसे सिर दर्द है, माइग्रेन है, हेडेक है, इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गर्म करो गाय घी और एक एक बूंद नाक में डाल के रात को सो जाओ, सभी तरह के सिर दर्द ठीक होते हैं। और गाय घी अगर आप नाक में डालो ना तो कई बीमारियां ठीक होंगी। जैसे अगर आपको रात में नींद नहीं आती, बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, आप ये गाय घी डाल के सो जाओ, बहुत अच्छी नींद है। कई लोग हैं जो रात को सोते समय नाक से संगीत निकालते हैं और इतना जोरदार संगीत निकलता है कि पड़ोसी उनके सो ही नहीं सकते, वो तो मस्त सो जाते हैं, पड़ोसी परेशान रहते हैं। उन सभी लोगों की सबसे अच्छी दवा है ये गाय घी। हल्का गर्म करो, एक एक बूंद नाक में डालो ड्रॉपर की मदद से। गाय घी और बड़े काम में आता है, जैसे साइनस, साइनोसाइटिस या साइनस, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय घी। किसी को भी साइनस की तकलीफ है, कितनी भी पुरानी है, आप उनको बोलो गाय घी डालेना, बहुत जल्दी ठीक है। स्नोफीलिया जिनको भी है उनको बोलो गाय घी डालें नाक में, बहुत जल्दी ठीक हो। और जैसे नाक में कई बार हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय, हल्का गर्म करके डालते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, हर समय छींकते हैं, नाक से पानी निकलता है, उनको बोलो गाय घी डाल के रात को सो। कई बार नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेते हैं, गाय घी डाल दो, एक ही बार में नाक खुल जाती है। और बहुत गंभीर एक बीमारी में ये काम आता है गाय घी। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है और हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड जमा हो जाता है, क्लॉट, उसको निकालने की ताकत इस गाय घी में है। आप नाक में डालते रहो एक एक बूंद, और जिनको ये तकलीफ है उनको कहना ऐसे करके उसको थोड़ा सा खींचे, वो ब्रेन में अंदर जाएगा। गाय घी ब्रेन के हर उस पार्ट में पहुंच जाता है जहां मेडिसिन भी नहीं पहुंच सकती। बहुत अद्भुत है। और ये एक गाय घी कम से कम 28-30 बीमारियां ठीक करता है। आपको इसके बारे में एक रोचक बात बताऊं कि ये गाय घी जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा, मिलता नहीं कहीं। आप रखो इसको, थोड़ा थोड़ा शीशी में बना के रखते जाओ, पुराना जितना होता जाएगा क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर